कि पार्टी के हम वर्कर जरूर हो सकते, पेड वर्कर नहीं है। इसलिए अगर सही डिसीजन लेने का अगर हमारे को अधिकार है तो वो हमने लेना चाहिए। गोधनी ग्रामीण में आप थोड़ा सा अंदर घुसिए, गोरेवाड़ा ग्रामीण में थोड़ा सा आप अंदर घुसिए, जो पश्चिम के एरिया है वहाँ पे क्या काम किया। तो एक परिवार, उनके ही ठेकेदार, उनके ही नेतृत्व में काम करना, ये कोई विकास का कार्य नहीं है। 4 पेजों की फाइल बनाया है, 4 पेजों की फाइल में सिर्फ इन्होंने दिखाया कि हमने यहाँ काम किया, हमने वहाँ काम किया। भाई प्रूफ तो दिखाओ आपने काम कहाँ किया है सर। डबल इंजन की सरकार आपने चलाई है। जब डबल इंजन की सरकार आपने चलाई तो ये हमारे आसपास का जो युवा है ये बेरोजगार क्यों घूम रहा है? कांग्रेस का ऐसा है, जो उम्मीदवार है विकास, उस विकास अपने सिर्फ घर का किया है, अपने परिवार का किया है, और जो विकास है तो पूरा अपने घर में ले जाके सुला दिया है। भाजपा चाहती है यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीते? बिल्कुल चाहती है। कैसा बिल्कुल चाहती है? क्यों? उनकी राजनीति के ऊपर में दोस्ताना भारी पड़ चुका है। 2014 के चुनाव में आई थी चाय, 2019 में आया पकोड़ा, और अब 2024 में चाय और पकोड़े के साथ में जलेबी का भी संग आ गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि 2024 में क्या कौन सा जो ऐसा पकवान है, कौन सी ऐसी चाय है जो गोल खिलाएंगी। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी घोषणा पत्र अभी तक जारी किए, इसके पहले के चुनाव के आपको एमपी में दिखे खटाखट, हरियाणा में जलेबी। स्पॉन्सर्ड बाय कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। श्री बालाजी गारमेंट्स, मानीवाड़ा, बेसा रोड, नागपुर। भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के बाद भारत खंड में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी। तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि कई उतार चढ़ाव भी देखे, जिसका सत्तारूढ़ पार्टियों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिशें की। यही कारण है कि भारत देश में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की जनता एक त्यौहार के रूप में मनाती है। नमस्कार, महान्यूज़ 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है पश्चिम नागपुर के अंतर्गत आने वाले डॉली की टपरी पर। यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल के लोग हमारे साथ इकट्ठा है। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास में कितनी संतुष्टि है, साथ ही नए विधायक के तौर पर किसे देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले तो कमलेश चौधरी जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमलेश जी, क्या कहना चाहोगे, विकास ठाकरे के विकास से संतुष्ट ही है? विकास ठाकरे जी के विकास से भी संतुष्ट नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तीसरा विकल्प चुना है कि माननीय नरेंद्र जी जिचकार, जो अपक्ष उम्मीदवार के रूप में आज इस क्षेत्र में एक उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच में है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों ने मिलकर उनको मदद करना चाहिए। इसलिए एक दृढ़ सोच के साथ में, एक डेवलपमेंट की सोच के साथ में हम लोगों ने मैं मेरा पर्सनल निर्णय आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक अपक्ष उम्मीदवार के साथ में कार्य कर रहा हूँ। कैसे विकास होना था जो नहीं हो पाया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी अगर हम बोलने बैठे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने देखा है कि मेट्रो के जो चक्के हैं, वो चक्का हमने देखा है कि उत्तर नागपुर में दौड़ा है, मध्य नागपुर में दौड़ा है, दक्षिण पश्चिम में दौड़ा है, दक्षिण में दौड़ा है, पूर्व में दौड़ा है। अगर कुछ छूटा हुआ है तो सिर्फ पश्चिम नागपुर का एक रूट ऐसा नहीं है जहाँ पे मेट्रो का चक्का भी दौड़ा हो। मुझे ऐसा लगता है कि यदि 0 माइल से लेकर कलमेश्वर तक मेट्रो का चक्का दौड़ा दिया जाता तो पश्चिम नागपुर के अंदर में कम से कम 7 से 8 हज़ार लोगों की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाती थी। क्योंकि हमारे गोरेवाड़ा जू, जो इंटरनेशनल जू हमारे यहाँ पे डेवलप किया गया है, यहाँ जितने लोग उपस्थित होंगे मेरा अंदाजा इसमें से 70% लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। उसका कारण ये है कि कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम मात्र 5 और 10 रुपए में एक सामान्य आदमी के लिए किया जा सकता था। और इस माध्यम से, क्योंकि इंटरनेशनल जू है, इंटरनेशनल जू जब कनेक्टिविटी में आता और डेवलप किया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से तरह तरह के रोजगार के साधन तैयार होते थे, तरह तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलता था, शहर में बाहर से लोगों का आवागमन होता था, तो रोजगार के नए नए साधन तैयार होते थे। उसी के साथ में मेडिकल के एक स्वास्थ्य सेवा को लेके भी हम लोगों ने देखा कि समय समय पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हमेशा जब भी बात आई है तो मेयो और मेडिकल के ऊपर में ही सामान्य आदमी को निर्भर रहना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार का नियोजन किया जा सकता था
कि हेल्थ आप तो खुद कांग्रेसी हो, अभी आप आजाद जो उम्मीदवार है उनके साथ में हो, आपकी पार्टी के विधायक हुआ करते थे यहाँ से विकास ठाकरे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पार्टी का नगर सेवक रहा हूं, पर इसके पहले मैं 2 टर्म अपक्ष उम्मीदवार के रूप में भी इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किया है। मेरा मानना यह है कि पार्टी के हम वर्कर जरूर हो सकते, पेड वर्कर नहीं है। इसलिए अगर सही डिसीजन लेने का अगर हमारे को अधिकार है तो वो हमने लेना चाहिए। अगर हमको लगता है कि उम्मीदवार ही गलत दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस से जो वर्तमान विधायक थे उनके कार्य प्रणाली के बारे में मैं बोलूँ वो तो ठीक रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से पहले जो यहाँ पे दूसरे दल के भी लोग बैठे हुए उनसे पहले इन चीज़ों के बारे में पूछा जाए, ताकि मुझे जो बताना है वो तो मैं बताऊंगा ही। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा विपक्ष करके भारतीय जनता पार्टी को हमेशा देखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर में उन लोगों से आपने प्रकाश डलवाने का प्रयास करना चाहिए। लोकतंत्र की बुनियाद जब हलने लगे, जनता से किए वादे जब नेताजी भूलने लगे, सरकारी महकमे में बैठे उच्च अधिकारी जब कामों से अपना जी चुराते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस की जो समस्याएं हैं वो धरी की धरी रह जाती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विक्की पांडे जी भी है। विक्की जी, क्या कहना चाहोगे? सुधाकर कोहड़े उम्मीदवार है, यहाँ से दक्षिण नागपुर से आते हैं, बाहर के उम्मीदवार पश्चिम नागपुर में है। क्या लगता है किस तरीके के नतीजे आएंगे सामने? सबसे पहले नमस्कार। मैं आपके सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जो आपने बाहर का उम्मीदवार बोला, तो सर्वप्रथम जो कांग्रेस के यहाँ पे 10 साल से जो अभी पिछले 5 साल विधायक रहे और अभी जो हैं और जो चुनाव लड़ रहे, वो क्या पश्चिम में पैदा हुए? दक्षिण में रहना उनका भी है, उनका कार्यालय दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण के निवासी है, वो यहाँ से लड़ सकते हैं। कांग्रेस जो इस चीज़ को वातावरण बना रही है, जो लोग बना रहे, उनके दिमाग में आना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर से आके वासिम से चुनाव लड़ सकता है, तो ये हमारे जो सुधाकर भाऊ है वो दक्षिण से आके नहीं लड़ सकते क्या? जो शहर के अध्यक्ष रह चुके हैं, शहर के अध्यक्ष रहने के साथ साथ नागपुर महानगर पालिका के ट्रस्टी रह चुके हैं, उसके बाद में हमारे जल विभाग के वो भी यहाँ के अधिकारी रह चुके हैं, तो ऐसे ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर पश्चिम से चुनाव लड़ाया जाता तो दिक्कत क्या है? हमारे जो उप मुख्यमंत्री साहब है देवेंद्र जी, वे भी हमारे पश्चिम से चुनाव 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं, पश्चिम में ही रहते हैं। आज वो दक्षिण पश्चिम के विधायक हैं और पूरे महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री है, तो वो भी तो पश्चिम से जाके दक्षिण, तो बाहर का कैंडिडेट नहीं। हमने पहले देखा था कि पहले तो बहुत विरोध चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे कि बाहर का उम्मीदवार दिया जा रहा है। देखिए, हर किसी का अपना अपना एक नेता रहता है, हर किसी का अपना अपना एक गुरु रहता है। जिन कार्यकर्ताओं ने अपने अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाई, आज वो सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले और उसके दुपट्टे तले एक ताकत में, एक सुर में, एक साथ खड़े होके आज हमारे सुधाकर भाऊ को जिताने की पूरी से पूरी हद प्रयास है। और हद प्रयास नहीं है, ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहूँगा कि आने वाले 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर में एक बहुत ही विजय के साथ में, एक बहुत ही लीड के साथ में यहाँ से विजय को प्राप्त हो रही है। ऐसा कौन सा विकास है जो अधूरा है यहाँ पर, जिसे पूरा करने का वादा कर रहे हो आप लोग? पश्चिम नागपुर का जो विकास है, वो जो 10 आपने देखा है कि हमारे माननीय से जो आमदार थे यहाँ के, उनके नेतृत्व में यहाँ क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। आज सिटी को चमकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा ग्रामीण में जाओ। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पद यात्रा करते हुए घुसनखेरी, जो हमारे यहाँ बिशनखोरी एक एरिया है सुरेंद्रगढ़ के बाजारी पर, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों के आप जाके एक बार वहाँ के हाल पूछिए। गोधनी ग्रामीण में आप थोड़ा सा अंदर घुसिए, गोरेवाड़ा ग्रामीण में थोड़ा सा आप अंदर घुसिए, जो पश्चिम के एरिया है वहाँ पे क्या काम किया। तो एक परिवार, उनके ही ठेकेदार, उनके ही नेतृत्व में काम करना, ये कोई विकास का कार्य नहीं है। इसके पहले सुधाकर राव जी थे, उनके जो कार्य हुए उन्होंने आपने देखा है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री, हमारे महाराष्ट्र, हमारे नागपुर शहर के हमारे लाडले भाऊ, जो आज के डेट में लाडली बहनों के एक भाऊ देवा भाऊ, उन्होंने आज इतने सारे विकास कार्य पश्चिम में किया। दक्षिण पश्चिम को तो संभाला ही, पश्चिम को भी उन्होंने संभाला, तो कार्य उनके हैं। फंड कौन दिया है? जो आज आके इन्होंने भूमि पूजन किया, इन्होंने इतना प्रोपोगंडा 4 पेजों की फाइल बनाया है। 4 पेजों की फाइल में सिर्फ इन्होंने दिखाया कि हमने यहाँ काम किया, हमने वहाँ काम किया। बाय प्रूफ तो दिखाओ आपने काम कहाँ किया है सर। उद्घाटन कर लेने से, जाके वहाँ भूमि पूजन कर लेने से, हथौड़ा चला लेने से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। काम हुआ है क्या, वो दिखाना जरूरी है। बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही बताया अभी कि बिशनखोरी और बाकी के क्षेत्र ये घूम कर आए और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिला दूँ कि पश्चिम नागपुर में सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधियों की संख्या अगर लोकल बॉडी के अंदर में किसी की थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक थे। और उसी के साथ साथ जैसा कि बोला जा रहा है कि समय समय पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी, अगर उन्होंने दक्षिण पश्चिम के साथ में पश्चिम को संभाला, तो फिर पश्चिम में मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ कि मेट्रो का पहिया क्यों नहीं घूमा, हमारे दक्षिण पश्चिम में घूमा, उत्तर में घूमा, मध्य में घूमा, तो ये चीज़ें पश्चिम में क्यों नहीं आई? सिर्फ एक रूट था, सिंगल रूट।
अगर एक रूट मेट्रो चला दी जाती तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगदीश नगर, गंगानगर, मकरदोकड़ा, हजारीपहाड़, दाबा, सुरेंद्रगढ़, गिट्टी खदान, आजाद नगर, धम्मा नगर, ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र थे ना, यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के साधन तैयार होते। अरे कोई दुकान के ऊपर में फुटपाथ के ऊपर अपना ठेला लगा के 2 पैसे कमाता, यानी रोजगार की बड़ी ये समस्या। सबसे बड़ी समस्या है। और ये यहाँ की नहीं, ये पूरे शहर की समस्या है कि यहाँ पे रोजगार के किसी भी प्रकार के कोई भी साधन नहीं है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ जितना भी युवा वर्ग है, आप घूम के देख लीजिए, इंजीनियरिंग, MBA ये सब करने के बाद में पालक पढ़ाते जरूर है, पैसा जरूर लगाते हैं, पर उसके बाद हमको उनको ये बोलना पड़ता है कि बेटा आप रोजगार कमाने के लिए पूना चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ। ये परिस्थिति हमारे शहर की क्यों है? जबकि नागपुर शहर की भौगोलिक परिस्थिति, इसको समझने की ज़रूरत है। नागपुर शहर सिर्फ महाराष्ट्र या नागपुर के लोगों को रोजगार देने योग्य नहीं है। हमारा एक शहर ऐसा है जो आसपास के तकरीबन 4 से 5 स्टेट को इफेक्ट कर सकता है। 3 घंटे की दूरी में हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश लगता है, 4.5 घंटे की दूरी में हम छत्तीसगढ़ में इंटर कर जाते हैं, 3-3.5 घंटे में हम तेलंगाना में एंट्री कर जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर नागपुर को प्रॉपरली डेवलप किया गया तो सिर्फ नागपुर, महाराष्ट्र और नागपुर के युवाओं के लिए नहीं, अगल बगल के 3 स्टेट के लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम साबित हो सकता है। बताइए। भैया ने जो अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, इन्होंने जो अभी सवाल किया कि रोजगार, आपको ज्ञात होना चाहिए कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवानी ताई दानी, हमारी जो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में हमने रोजगार कामगार मेळावा लिया। 11,000 लोगों को बाय प्रूफ, बाय रिकॉर्ड उनको हमने ऑफर लेटर दिया, जिसमें से 5,500 युवाओं को पश्चिम नागपुर के जॉब दिया गया। ये पूरा जॉब दिया गया। तो जिस चीजों पे हमने काम किया है उसको आप ठुकरा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में आज मिहान जैसे प्रकल्प को उठाया गया, नहीं तो आप यही 10 साल पहले गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहे हो, आप भाई साहब जॉब की बात कीजिए। आप प्राइवेट कंपनियों की बात नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहे हो। आपके पास बैकलॉग नहीं है, आप बैकलॉग क्यों नहीं पूरा कर रहे? आपके पास अगर आपने 7 साल सक्षम बोलते ना, आप डबल इंजन की सरकार आपने चलाई है। जब डबल इंजन की सरकार आपने चलाई तो ये हमारे आसपास का जो युवा है ये बेरोजगार क्यों घूम रहा है? हमारे पास गवर्नमेंट में जगह नहीं है, जॉब नहीं है। अगर नहीं है तो हमको निजीकरण करके इनको काम देने की जरूरत क्या है? बैकलॉग क्यों नहीं भर रहे? हम बैकलॉग पूरा करिए ना। 10 सालों में 5 साल का जो विकास हुआ है नागपुर का, उसको आप लोगों ने देखा है। नागपुर की जनता और महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। 2.5 साल में जितने चोर बैठे थे, 2.5 साल में जो सरकार वापस जो ट्रिपल इंजन बनी, जो 2.5 इंजन बता रहे भाई साहब, जो इंजन बनी उसमें से जो उस समय का मुख्यमंत्री था, कोविड के समय वो घर में बैठ के फेसबुक लाइव आ रहा, वहां का जो गृह मंत्री, महाराष्ट्र का जो उनका गृह मंत्री था, वो 100 करोड़ की वसूली में लगा हुआ है। 2.5 साल के बाद हमने वापस सत्ता संभाली, वापस से वही विकास के कार्य तेजी। आज जैसा भैया बता रहे कि 2.5 घंटे में मध्य प्रदेश जुड़ते, 2.5 घंटे 3 घंटे में तेलंगाना जुड़ते, वो किसकी देन है? आज सीमेंट रोड किसकी देन है? आज युवाओं की आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कितने युवाओं को IT विभाग से लेके सिम्बोसी हर जगह आप रोजगार है ना। आप बाय प्रूफ बात करिए, हवे में बात करके मत। मैं 1 मिनट, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, CM साहब के माध्यम से जब देवेंद्र भाऊ CM थे या वो DCM भी रहे, एक IT कंपनी बताइए जो नागपुर जिले के आसपास में लाई गई हो। बताइए IT कंपनी। एक IT कंपनी बताइए, सिर्फ एक जो लाई गई हो, जिसके माध्यम से बड़े हमारे आसपास के जितने बेरोजगार है। क्योंकि देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, ये वोटों की जो आंधी है ना, ये युवा ही लाने वाला है। क्योंकि उसका कारण है, युवा को अगर हम उल्टा कर दे तो ये वायु के रूप में काम करता है। इसको हमको समझने की जरूरत है। और अगर इस प्रकार की सत्यता इस चीज में है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप देखिएगा आने वाले 23 तारीख का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे पश्चिम नागपुर के अंदर में एक अलग प्रकार का इतिहास रचने जा रहा है। 20 नवंबर को मतदान है, ऐसे में मतदान अवश्य करे, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करे, क्योंकि मतदान से ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती मतदान से है। कांग्रेस से कोई आया है यहाँ पर? कांग्रेस से यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। बताइए। घबरा गए हो? कांग्रेस का ऐसा है, जो उम्मीदवार है विकास, उस विकास अपने सिर्फ घर का किया है, अपने परिवार का किया है। और जो विकास है वो पूरा अपने घर में ले जाके सुला दिया है। और सब जनता जानती है पश्चिम नागपुर की कि विकास को अब सिर्फ विकास को घर में, जैसा उन्होंने अपने घर में सुलाया, ऐसा सब जनताओं ने विकास को घर में सुलाने का निर्णय ले चुके हैं। अब चौधरी जी की अगर मैं बात करूं तो शायद चौधरी जी को पता नहीं कि माननीय नितिन जी गडकरी ने अभी सेकंड फेज में क्या क्या वो मेट्रो कहाँ लेके जाने वाले हैं।
अभी मैं आपको एक और चौधरी साहब बता दूं कि पूरे आउटर रिंग रोड में 170 करोड़ की अभी जो ये बस लाई है, उसमें एसी बस है, उसमें एयर होस्टेस समान लड़कियां रहेंगी, और वो इलेक्ट्रिक की बस है। अपनी जो बस चलती है उसमें से 30 से 40% प्रतिशत फायदा जो है वो लोगों को होने वाला है। अभी जो भी रोजगार की अगर चौधरी साहब ने बात किया है, रोजगार अगर हमारे नागपुर में, अभी एक मेरा दोस्त परसों ऑस्ट्रेलिया से आया था, उसने बोला मैं 6-7 साल के बाद में जब मैं नागपुर में आया तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं नागपुर में कौन से रोड से जा रहा हूँ, कौन से फ्लाईओवर से जा रहा हूँ। चारों तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। अभी शहर में पानी भर गया। डेवलपमेंट, पानी देखो, पानी का चौधरी साहब, पानी का ऐसा है कि अगर तुम एक टैंकर एक जगह में खड़े कर दोगे और वो टैंकर को पूरा पलटे कर दोगे तो भाई पानी बहेगा नहीं। चंद घंटों की बारिश से जो शहर की सड़कें थी वो लबालब हुई थी। कमलेश जी इस पर जवाब, 2 मिनट रुक जाइए। कमलेश जी इस पर जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री साहब ने, अगर इनको लगता है कि प्रॉपर नियोजन है और सब चीजें बरोबर है, तो ऐसा क्यों हुआ कि मुख्यमंत्री जी को सहायता निधि पानी आने के बाद में देना पड़ी, हमारे नागपुर जिले के ही अंदर में देनी पड़ी? उसका कारण क्या है? अगर पानी आया तो यही या पर्टिकुलर एक सिटी के एक भाग में ही आ गया, ऐसी परिस्थिति है क्या? ये नहीं है। हमको अगर सहायता निधि के माध्यम से लोगों को मदद करनी पड़ी का मतलब ये है कि हमारे पास में प्रॉपर नियोजन नहीं था, हमारे पास में पानी निकासी का हमने नियोजन नहीं किया। नाग नदी को लेकर जो एक प्रकल्प बोला जाता था कि हम यहाँ पे नाव चलाएंगे, बोट चलाएंगे, ये सभी चीजें धरी की धरी रही और उसका भुगतान सामान्य आदमी को भुगतना पड़ा। यानी कई परिवारों के लाखों रुपए की सामग्रियों का बर्बादा हुआ है। शायद चौधरी साहब को पता नहीं है कि अभी आप नागपुर के कोई भी जो नाग नदी के जो ब्रिज है, आप कोई भी चले जाइए, उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। अभी शायद चौधरी साहब को पता नहीं है कि पीली नदी में आप चले जाओ, 20 फुट अंदर से वो खुदाई का काम चालू है, उसका टेंडर महानगर पालिका ने किया हुआ है और वो 20 फुट खुदाई के बाद में उसकी सीवर लाइन डाली जाएंगी, उसके बाद वहाँ पे नाव चले जाएंगे। अभी माननीय नितिन जी ने बताया, आप पूरे कहीं पे भी आप ये बाजू में पुलिया है, उस पुलिया में चले जाओ, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। और हमारे माननीय विधायक अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं सुधाकर जी कोहले, ये हमारे दक्षिण नागपुर से है। उन्होंने पिछले बार में इसी तरफ से लड़ाई हुई थी। अच्छा, भाजपा में एकता दिख रही है पश्चिम नागपुर में? बिल्कुल एक अंदरूनी गुटबाजी? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नरेश बर्डी जी हमारे साथ में 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को पैदल रैली में घूम रहे हैं, जिन्होंने पर डे घूम रहे हैं। और भूषण सिंह जी होंगे या हर कोई भी नेता, कल आपने अगर सभा देखी होंगी, हजारों के नेतृत्व में लोग खड़े थे, हमारे सब कार्यकर्ता थे। कोई भी ऐसा नहीं है हमारे पार्टी में कि कोई भी बाहर नहीं है, सब सुधाकर राव कोड़े के साथ में खड़े हुए। सबको मालूम है सुधाकर जी कोड़े 2007 में चुनाव लड़ चुके हैं, नगर सेवक है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, NIT में ट्रस्टी थे, और ये सबसे ज्यादा पश्चिम नागपुर में अगर उन्होंने वाटर वर्क चेयरमैन रहते हुए कार्य किया है तो सुधाकर कोड़े जी ने किया हुआ है। अच्छा कमलेश जी इस पर जवाब दीजिए। आप अभी आप कुछ कह रहे थे। निश्चित रूप से जो भैया बोल रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो बोलना है वो मैं आपके डेवलपमेंट को लेके कहीं पे भी क्रॉस नहीं करूँगा। कि आप अगर इस पुलिया और रोड को अगर सिर्फ आप डेवलपमेंट समझते हैं तो मेरी नज़र में हम गुटबाजी की बात कर रहे थे पश्चिम नागपुर, दयाशंकर जी की बात। मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों के लिए अगर सिर्फ PWD मिनिस्ट्री का ही काम है तो बाकी के मंत्रालयों को ताले लगा देने चाहिए। हम जब भी बात करेंगे, हम रोड नली गली की बात करेंगे क्या? हम स्वास्थ्य सेवा पे बात क्यों नहीं करते? हम एजुकेशन पे बात क्यों नहीं करते? और एक मिनट में आपको एक चीज बता दूं कि जो गुटबाजी की बात आपने बोली, वो गुटबाजी की बात को लेके मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर में ये जगह जगह पे वायरल हम लोगों ने देखा है कि जिस समय में टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी के हुए, एक बाहरी उम्मीदवार यहाँ पर लाकर देने का जो प्रयास किया गया, वो डायरेक्टली दिखता है कि बीजेपी और कांग्रेस का एडजस्टमेंट है। और वो एडजस्टमेंट इस प्रकार का है कि कहीं ना कहीं जो माननीय विधायक साहब थे हमारे, उनको चुन के लाने के लिए बाहर का उम्मीदवार यहाँ पे देने का प्रयास किया गया। और इन्हीं चीजों का विरोध करते हुए मेरे जैसे एक पार्टी के नगर सेवक ने पार्टी को दरकिनार करते हुए एक अपक्ष उम्मीदवार के साथ में खड़े रहने का निर्णय लिया। यानी भाजपा चाहती है यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीते? बिल्कुल चाहती है। कैसा चाहती है? क्यों? उनकी राजनीति के ऊपर में दोस्ताना भारी पड़ चुका है, इसलिए वो ये चाहते हैं
ये समीकरण एक अपक्ष उम्मीदवार नरेंद्र जिचकार जी के माध्यम से बिगड़ चुका है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं एकजुट होने का प्रयास कर रहे हो नहीं रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नरेंद्र जिचकार के साथ में आप प्रचार कर रहे हो, आजाद उम्मीदवार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर क्या एजेंडा है उनका? बहुत अच्छा एजेंडा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हम मेयो मेडिकल के ऊपर में निर्भर रहे। हम लोगों ने बहुत अच्छा नियोजन किया हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से एक सालाना 10 से 15 करोड़ रुपए की निधि लाके पूरे के पूरे पश्चिम नागपुर के अंदर का जो पॉपुलेशन है इन सभी लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाए और शहर के अंदर में जो 22,000 हॉस्पिटल छोटे बड़े रजिस्टर्ड है कारपोरेशन के अंदर में, इस कारपोरेशन के अंदर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स के अंदर में इस योजना को लागू किया जाए ताकि एक सामान्य आदमी भी एलेक्सेस और किंग्सवे में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सके। स्वास्थ्य के विषय में ऐसा है चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं 1,000 करोड़ का निधि मेडिकल का आया हुआ है। आप मेडिकल मेयो इस टाइप से डेवलपमेंट हुआ है जो पिछले कांग्रेस की सत्ता 60 साल में रह चुकी है, उस डेवलपमेंट के बारे में। और अभी 10 साल में आप देखिए मेडिकल मेयो का क्या। दूसरी बात, आप अगर जाओगे तो कैंसर इंस्टीट्यूशन आ चुका है हमारे एम्स, और एम्स देखो आप, कैंसर इंस्टीट्यूट देखो आप। उत्तर नागपुर में जाओगे तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अभी जो काम चल रहा है शायद वो लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। हर तरीके से नागपुर में चारों तरफ डेवलपमेंट है। किस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं हम लोग? वयोश्री बीमा योजना हमने दिया हुआ है, लाड़की बहन योजना अभी हम लोग 1500 दे इस तरीके से आपने अभी कहा कि पूरे नागपुर शहर में डेवलपमेंट है, 6 सीट है, 6 में से क्या लगता है 5 जीतेंगे और एक भाजपा, जैसा इन्होंने कहा अभी कि भाजपा चाहती है कि यहाँ से पश्चिम नागपुर से कांग्रेस की सीट भारतीय जनता पार्टी चुनकर काफी सारी बहुमतों से जीतकर ला रही है। 12 की 12 सीट नागपुर जिले की। अभी आपने एक भैया ने सवाल उठाया कि दयाशंकर तिवारी जी ने नोटा दबाव। एक भी जगह दयाशंकर तिवारी हमारे माननीय जो नेता हैं हिंदी भाषियों के, उनके एक जगह भी ऐसा बयान नहीं है। अगर आप एक जगह का भी बयान ऐसा बाय प्रूफ दे देते हैं तो मैं उस चीज को मान्य करता हूँ। मैम, अगर जो प्रूफ आपको एक बात बताइए, कमलेश जी ने अभी कहा है कि भाजपा चाहती है यहाँ से। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। अगर उसका प्रूफ चाहिए हिंदी भाषियों को बलगलाने का, उनको भड़काने का काम अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने किया। जितने लोग उस दिन वहां पे भाषण दिए हैं, जो हिंदी भाषियों का सम्मेलन हुआ जिसके लिए आरोप लगाया जा रहा, वहां पे जितने भी नेताओं ने भाषण दिया मैं बाय नेम आपको उंगलियों पे गिना के बता सकता हूँ। शैलेश पांडे किसका कार्यकर्ता, प्रमोद सिंह किसका कार्यकर्ता, पंकज शुक्ला किसका कार्यकर्ता, तीनों के तीनों हिंदी भाषी चेहरा होने के बाद कांग्रेस पार्टी के वो अपने खुद के कार्यकर्ता है, उन्होंने आके समाज के सामने बलगलाने का कोशिश किया। मैं भैया के जरिए और आपके जरिए उनसे सवाल करता हूं, अगर वो सच में ऐसे तो सबसे पहले वो कांग्रेस को छोड़ के नोटा दबाए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को भड़काने का एक षड्यंत्र, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डर चुकी है कि आज की डेट में उनके जो प्रोपोगंडा विकास का फैलाया गया वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और वो इतने डरे हुए हैं कि जगह जगह बिल्लियों की तरह छुपते फिर रहे और वहां पे ये प्रोपोगंडा फैलाने का उनके पास क्योंकि सवाल है नहीं, तो अब सवाल कहां से लाए? तो बाहर का एजेंडा। तो बाहर का एजेंडा यहाँ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र में, एक धागे में पिरो के आज हम एकता के साथ खड़े और बहुमत के साथ में 23 तारीख आने वाली 23 तारीख को बहुमत के साथ में वापस यहाँ पे 12 की 12 सीट चुनकर लाएंगे, ये गारंटी के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा अभी कमलेश जी ने कहा कि यहाँ से भाजपा ही चाहती है कांग्रेस का कैंडिडेट जीते, क्या कहोगे? अब ये तो अगर ऐसा आरोप लगा है, ये गलत है। इस टाइप का ऐसा आरोप नहीं है। अगर ऐसा है तो देवेंद्र जी ने, शायद आपने कल सभा सुना होगा, देवेंद्र जी ने बोला है कि भाई हमने ये उम्मीदवार कहीं पाकिस्तान से लाया हुआ उम्मीदवार नहीं है, ये हमारे में से है। शायद सुधाकर जी कोहले को पश्चिम नागपुर में भैया उम्मीदवारों की कमी नहीं हुई थी। देवेंद्र जी ने ये बताया है कि जो कैपेबल आदमी है, जिसको डेवलपमेंट का नॉलेज है, जिसने 45 हम भी कर सकते कि क्या कांग्रेस के पास भी पश्चिम का उम्मीदवार नहीं था? ये सवाल तो हम भी कर सकते कि क्या कांग्रेस के बाद पश्चिम। बारी से बात कीजिए, बारी से बात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्या पश्चिम नागपुर में बीजेपी के पास में कोई भी काबिल उम्मीदवार नहीं है? ये इस प्रकार की चीज को ये मान्य करते हैं। तो पश्चिम नागपुर में ये काबिल उम्मीदवार नहीं है, ऐसा कहना है ये इनका कहना है, मेरा नहीं। ये बोल रहे हैं कि काबिल उम्मीदवार देने की बात। चीज बता दूं कि सबसे पहले उनका रहना भले दक्षिण में है, मगर उनके तालुकात पश्चिम से कैसे ही है, यहाँ के नागरिकों को और यहाँ की जनता को पता होना चाहिए। हमारे सुधाकर भाऊ कोड़े, उनका मूलतः गांव कौन सा है?
आपको पता है, यहाँ शायद किसी को ना पता हो, मैं आपको जानकारी दे दूं, उनका मूलता गांव झिंगाबाई टाकली चौक से 3 किलोमीटर दूर चांपा करके गांव है, उस गांव के वो मूलता निवासी है। उनको सबसे पहले पार्टी ने आदेश किया, तब वो जानकी नगर गए। तीनों भाई वहीं पे ठीक रहते है, झिंगाबाई आज टाकली भी में। उनका तीनों भाइयों का परिवार, साथ में उनके 80 घरों का परिवार, उनका कुनबा, उनके रिश्तेदार, वो सबके सब झिंगाबाई टाकली, फ्रेंड्स कॉलोनी, गिट्टी का दान, आनंद नगर, जाफर नगर, मानकापुर, ये एरिया में उनके निवासी है, उनके लोग हैं। वो बाहर के कहां से हुए भाई? चांपा गांव उनका है। आज अगर ये चीज आरोप लगाया जाए, मैं मूलतः निवासी हूँ उत्तर प्रदेश प्रयागराज का, मेरी जन्म यहाँ का नागपुर का है, मेरी पैदाइश यहाँ है, मेरे बाप की कर्म भूमि यहाँ है, मेरी कर्म भूमि यहाँ है, मेरी राजनीति यहाँ है, मेरा यहाँ का निवासी हो गया, और क्या आप मेरे ऊपर ये आरोप लगाओगे कि मैं उत्तर प्रदेश से आके राजनीति कर रहा? कैसे? वो कोई पाकिस्तान से या कोई पायलट तो है नहीं कि उनको लाके बिठाया गया। गाँव तो उनका चांपा ही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका कौन सा गाँव यहाँ है, ये कौन से यहाँ के हैं? तो आरोप अगर जब लगते हैं तो दोनों तरफ से लगने चाहिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। खास तौर पर एक महिला है, आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मृणाली। किस तरीके का विधायक चाहते हो? क्या लगता है यहाँ के किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? हम ही जीतेंगे क्यों? क्योंकि विकास कर रहे हैं। कैसा विकास? पश्चिम नागपुर का ऐसा कौन सा विकास है जो अधूरा है, जो पूरा है? क्या लगता है आपको? पश्चिम नागपुर में जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, आगे जाके भी होगा, और हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 5 साल में जिस स्पीड से कर रहा है, जिस स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है, उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट। मतदान करते हो आप? हाँ, क्या देखकर मतदान करते हो? डेवलपमेंट और बाकी जो यंगस्टर्स को जॉब देते हैं, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात बताइए, कोई पार्टी वाला सवाल नहीं है ये, राजनीतिक दल कोई भी हो, जो चुनाव के दौरान एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, उसे कितना अमल में लाया जाता है? आपको क्या लगता है? आप एक युवा हो, सॉरी मुझे समझा। जो एक घोषणा पत्र बनाती है पार्टी चुनाव के समय में, बताइए। इसका जवाब मैं दूंगा। अब तक के जितने घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं, उसमें 99% लोगों ने और हमारी पार्टी के वरिष्ठों ने उसको पास किया है। अब रही बात अगर थोड़ा सा अपोजिट पार्टी पे आ जाए, क्योंकि भैया इस समय अपक्ष है, ये कांग्रेस पार्टी के अभी नहीं रहे, भैया अभी अपक्ष है और निर्दलीय उम्मीदवार के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी घोषणा पत्र अभी तक जारी किए, इसके पहले के चुनाव के आपको एमपी में दिखे खटाखट, हरियाणा में जलेबी, तो ऐसे 2-4 मुद्दे जो उनके घोषणा पत्र उन्होंने कितने जारी किए? तो अब तक जितने भी घोषणाएं कांग्रेस ने जारी की, पूरी बेबुनियाद और बेहियात घोषणाएं की, जिनको सिर्फ चुनाव में वो घोषणाएं याद आते, वादे याद आते, चुनाव बीत जाने के बाद वो घोषणा कहाँ गई? तो खटाखट खटाखट खटाखट। अब इसके आगे बोलने की जरूरत है ही नहीं। 2014 के चुनाव में आई थी चाय, 2019 में आया पकोड़ा, और अब 2024 में चाय और पकोड़े के साथ में जलेबी का भी संग आ गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि 2024 में क्या कौन सा जो ऐसा पकवान है, कौन सी ऐसी चाय है जो गोल खिलाएंगी। कमलेश जी, क्या लगता है? एक ऐसा सवाल, कोई पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, जो एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है उसे कितना अमल में लाया जाता है? मुझे लगता है कि आप लोगों ने भली भांति इन चीज़ों को देखा है कि घोषणा पत्र घोषित जरूर होता है, पर उस प्रकार से उसको अमल में नहीं लाया जाता। ये हमारे आम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि घोषणाएं तो बहुत सारी होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से लाडली बहना योजना का जो क्रियान्वित किया गया, 4 महीना पहले क्यों, 3 महीना पहले क्यों? ये जो चीज़ें हैं, 2.5 साल से अगर सरकार सत्ता में थी तो 2.5 साल पहले से भी इन चीज़ों को किया जा सकता था। 3 सिलेंडर के पैसे अभी ही देने क्यों थे? तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों से किए जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पश्चिम नागपुर में पिछले कुछ वर्षों में जो क्राइम है वो बहुत आतुर तरीके से बढ़ा है। ये हम लोगों ने स्वयं इस चीज़ को अनुभव किया है कि क्राइम रेट जो है वो इस लेवल पे बढ़ा है कि मानो किसी का संरक्षण प्राप्त है। आप देख सकते हैं, जगह जगह पे आप घूमोगे तो आपको स्लम एरियाज में समझ में आएगा कि जगह जगह पे अवैध तरीके की दारुआं बिकना। एमडी, मैं तो देखा नहीं अभी तक एमडी होती कैसी, लेकिन एमडी के विक्रेता हमको गली गली में देखने को मिल जाएंगे। ये एक बड़ा व्यसन है जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कलमों का इजाफा कानून के माध्यम से किया गया है। पर वर्तमान तरीके में जो इस प्रकार का प्रमाण पश्चिम नागपुर के अंदर में इन सब चीज़ों का और ये व्यसनों का बढ़ा हुआ है, इन चीज़ों को अगर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको किस नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, किन राजनेताओं को के संरक्षण में ये सब चीज़ें हो रही है, क्यों पुलिस इस प्रकार की चीज़ों पे कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कौन इनको रोक रहा है। ये सभी चीज़ें जो है ये बड़े सवालात है।
इनके ऊपर में एक सामान्य आदमी का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन के विषय में भी हम लोगों ने बताया कि एजुकेशन आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे घरों के अंदर में बच्चे 40-40, 45-45, 50-50 हज़ार रुपये साल की फीस है। आदमी अपना परिवार चलाए या बच्चों की फीस भरे, इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पे अगर नागपुर शहर के अंदर में, पश्चिम नागपुर में, मैं ज़्यादा कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि पश्चिम नागपुर के यदि हम बात कर रहे हैं तो पश्चिम नागपुर में इस प्रकार के सिर्फ 5 से 10 स्कूल्स अगर बनाए जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सामान्य आदमी को बहुत बड़ी राहत देने का कार्य इस माध्यम से किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की यदि बात करें कमलेश जी, कांग्रेस ने आरोप लगाए थे भाजपा पर संविधान बदलने वाला है, इस पर क्या कहोगे आप? अब देखिए, ऐसा है कि ये बोला हुआ इनका जुमला इन्हीं के आंग पे आ गया कि 400 पार, और उनको ये सब चीज़ें एक नैरेटिव सेट हो गया कि भाई संविधान बदला जा सकता है। संविधान को कोई ही नहीं बदल सकता। एक चीज़ समझ लीजिए, संविधान को किसी भी प्रकार के, हाँ उसमें संशोधन जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन संविधान बदलना ये किसी के बस की बात नहीं है। ये चीज़ों के ऊपर में एक सामान्य आदमी को समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि संविधान को बदल देना है। संविधान कोई 4 पन्ने की किताब नहीं है जिसको उठा के हमने आज शुरू किया और कल बदल दिया। संविधान एक हमारे इस देश की आत्मा है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। तो ये एक गलत तरीके का प्रोपोगंडा सेट किया गया और उस माध्यम से कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर में भ्रम फैलाने का काम पार्टियों के माध्यम से किया गया है। आप क्या कहोगे इस पर? देखिए, आपने जो अभी एक विषय उठाया संविधान का, और काफी सारे कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि संविधान की हत्या भाजपा कर रही है, तो मैं आपके जरिए और यहाँ पे जितने खड़े लोग हैं जिनको इन्होंने भ्रमित किया है, संविधान की हत्या किसने की, सबसे पहली हत्या मैं आपको गिनाता हूँ, उंगलियों पे गिनाने का वादा करता हूँ और गिना रहा हूँ। धारा 370 जब पूरे भारत के अंदर लगाई जा रही थी, उस समय भारत का पंत प्रधानमंत्री कौन था? कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का। उस समय परम पूजनीय श्रद्धेय हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने जब इस चीज को रोका कि अगर आप धारा 370 लगा रहे हो तो संविधान की हत्या होगी, तो उस समय पहली बार हत्या किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। भारत के अंदर जब इमरजेंसी लगाई जा रही थी, उस समय इमरजेंसी लगाते समय भी संविधान को आगे करके मना किया गया कि आप जिस तरह से हरकत कर रहे हैं ये संविधान की हत्या होगी। फिर भी उस समय हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पंत प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वहाँ पे, हमारी कांग्रेस की मैम बोल सकते इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उसके बाद भी संविधान की गाला घोटते हुए, हत्या करते हुए भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई। और जितने भी हिंदू नेता थे, जितने भी भारत के हित में बात करने वाले नेता थे, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी पंथ के हो, हर किसी को जेल में भेजा गया। संविधान की हत्या किसने की? अरे आप इन सब चीजों को छोड़ते चले जाइए। अगर आज आप महाराष्ट्र और पश्चिम के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी 4 दिन पहले इनके जो लाडले पप्पू जी, जो हमारे नेता हैं, इनके जो आज भी 55 के होने बाद अपने आप को युवा साबित करते रहते, वो नागपुर आए। उनके साथ में यहाँ के जो आमदार की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे, ऐसे हमारे मध्य नागपुर के जिनको बंटी बाबा जी बोलते, बंटी बाबा सेल के, बाबा की उपाधि किसको मिलती है आपको पता है। उनके जेब से संविधान नीचे गिरता है, वो व्यक्ति संविधान को उठा नहीं रहा। और जिस सभागृह में इनका एक बैठक हुई, मीटिंग हुई, उस संविधान को उन्होंने बुक को हर एक आदमी के आवाज में बांटी गई, हर एक आदमी, हर एक कार्यकर्ता के हाथ में दी गई। और वो जो संविधान की बुक को पलट के खोला गया, तो सिर्फ आगे और पीछे बाबा साहब का हमारा संविधान परम पूजनीय श्रद्धेय, और अंदर की पूरी किताब कोरी। जिनको खुद को संविधान के बारे में नॉलेज नहीं, जिनको खुद की संविधान की एक कानून के बारे में नॉलेज नहीं, ऐसे तुच्छ लोग हमारी पार्टी और हमारे लोगों को भड़काने का काम, हमारी आम जनता को भड़काने का काम, हमारे एससी समाज के हमारे भाइयों को हमसे अलग करने का काम ऐसी कांग्रेस पार्टी कर रही। संविधान की हत्या कौन कर रहा है, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो हम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी। अरे जब से बनी है, जब पहला बार वोट का अधिकार भारत के अंदर मिला, उस समय से लेके आज तक संविधान की हत्या सिर्फ करता कोई आया है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने करी है, ना कि भाजपा ने करी है। भारत देश जिसे किसी जमाने में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये सोने की चिड़िया के पर कुछ भ्रष्टाचारी ने और कुछ भ्रष्टाचारी रूपी राजनेताओं ने मिलकर इस कदर कुतर डाले कि ये सोने की चिड़िया आसमान में उड़ने के बजाय जमीन पर फड़फड़ाते हुए अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। एक आखिरी सवाल आप लोगों से, किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं सामने, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक अपक्ष उम्मीदवार को पश्चिम नागपुर की जनता चुनने जा रही है। एक बहुत ही सुंदर माहौल नरेंद्र जिचकार जी का बना हुआ है। एक नया इतिहास नागपुर शहर के, पश्चिम नागपुर की जनता लिखने जा रही है। तो आने वाला जो 20 तारीख का चुनाव है, वो 23 तारीख को रिजल्ट निश्चित रूप से एक अपक्ष उम्मीदवार को कहीं ना कहीं एक आमदार के रूप में देखने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षक
जो हेड मास्टर है एचएम रह चुके हैं, बीएससी बीएड मैथमेटिक्स एमएससी है, सुधाकर जी कोहले सुशिक्षित उम्मीदवार है। उनका कोई किसी भी प्रकार से कोई भी क्राइम रिपोर्ट नहीं है या किसी भी प्रकार के क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है। इसी टाइप का उम्मीदवार सामान्य जनता को, सामान्य आदमी अपने में से बैठने वाला इंसान चाहिए। और पश्चिम नागपुर में निश्चित रूप से सभी सामान्य जनता सुधाकर कोहले के साथ में रहेंगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। देखिए, एक चीज़ क्लियर है, पश्चिम नागपुर की जनता ने इस बात तय कर चुका है, हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा उम्मीदवार जो है, पढ़ा लिखा एक शिक्षक, एक पिरोई हुई संगठन को चलाने का नेतृत्ववान ऐसा हमारा गुणवत्ता वाला हमारा उम्मीदवार है, जो पश्चिम नागपुर की जनता को इस बार लाभ देगा। और पश्चिम नागपुर की जनता उसके प्रति प्रेम दिखा रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वो चुनकर भारी बहुमत से जीत कर आ रहे और पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे साहब और अजीत पवार दादा मिलकर हम लोग वापस से महाराष्ट्र के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाली 23 तारीख को सबके सामने ओपन हो जाएगा। ये थे तमाम राजनीतिक दल के लोग, और भी जो यहाँ की स्थानीय जो नागरिक हैं हम उन तक भी पहुँचेंगे और उससे जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पसंद का विधायक कौन है। जब तक के लिए राजेश जंगीटवार के साथ मुझे यानी पारस बैसवारे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सभी का फेवरेट फेस्टिव सीजन आ गया है। अब अपना टाइम बचाइए और पूरी फैमिली की एक ही छत के अंदर शॉपिंग करिए। कैसे? तो आ जाइए श्री बालाजी गारमेंट्स में, जहां आपको किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर में एथनिक वेयर, वेस्टर्न कुर्ती, साड़ी, लहंगा, पूरा ब्राइडल सेक्शन सब कुछ देखने को मिल जाएगा, वो भी बजट में। तो बिना कुछ सोचे जल्दी आ जाइए और अपनी पूरी फैमिली की शॉपिंग करिए। हमारा एड्रेस मानेवाड़ा बेसा रोड, परिवर्तन चौक, नागपुर।